Students, we have learnt about the kingdoms of northern India during the early medieval period and also about the invasion of Turks and their establishment in India. Now, नॉर्दर्न इंडिया में तो बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स बटे हुए थे और रूल कर रहे थे. सदर्न इंडिया में इसी टाइम एक बहुत ही ग्लोरियस किंगडम था जिसका नाम है चोल किंगडम. तो आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे. द चोल किंगडम ऑफ साउथ. इसकी टाइमलाइन थी 846 AD टू 1267 AD और ये कहाँ तक फैला हुआ था? तमिलनाडु, मैसूर, त्रावणकोर, कुर्ग एंड श्रीलंका. एंड तंजौर जो थी वो चोल किंगडम की कैपिटल थी. इस डायनेस्टी के फेमस रूलर्स थे विजयालया. 864 AD से 871 AD तक इन्होंने शासन किया और इन्होंने ही सबसे पहले चोल डायनेस्टी फाउंड की थी. तो ये सबसे पहले रूलर थे विजयालया. उनके बाद परांतक फर्स्ट जो कि विजयालया के ग्रैंडसन पोते थे, इन्होंने 907 AD से 955 AD तक रूल किया. इसके बाद राजा फर्स्ट आए जिन्होंने 985 AD से 1016 AD तक रूल किया. राजेंद्र चोल जिन्होंने 1016 AD से 1044 AD तक रूल किया. एंड राजेंद्र सेकेंड जो कि चोल किंगडम के सबसे लास्ट रूलर थे. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फेमस रूलर्स थे इस डायनेस्टी के. विजयालया वॉज द फाउंडर ऑफ द चोला एम्पायर. सबसे पहले किंग थे इस एम्पायर के और इन्होंने ही फाउंड किया था ये. राजा फर्स्ट जो थे वो भी एक फेमस रूलर थे इस एम्पायर के. उन्होंने चालुक्यास, पांड्यास और चेरास जो कि सदर्न इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अपना शासन कर रहे थे, उन्होंने इन्हें हराया. राजा फर्स्ट ने. उनकी जो नेवी थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी और इसीलिए उन्होंने लक्षद्वीप और मालदीव्स जो इंडिया के नेबरिंग आइलैंड्स है, जो इंडिया के ही पार्ट है, उन पर अपना कब्जा कर लिया था. नेवी का मतलब होता है जैसे आर्मी होती है वो ज़मीन पर लड़ती है, नेवी जो होती है वो पानी में, समुद्र में लड़ती है. तो नेवी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी राजा फर्स्ट की. उन्होंने ही वर्ल्ड फेमस बृहदेश्वर टेम्पल जो कि तंजौर में है उसे बनवाया था. राजा फर्स्ट के बाद उनका जो बेटा था राजेंद्र चोला, उन्होंने श्रीलंका, बंगाल, उड़ीसा और गंगा रिवर के आसपास के जो एरियाज थे उन पर अपना कब्जा जमाया. राजेंद्र फर्स्ट ने उनकी न्यू कैपिटल बिल्ड करी, न्यू कैपिटल बनाई. इससे पहले चोल किंगडम की जो कैपिटल थी वो तंजौर में थी, लेकिन राजेंद्र फर्स्ट ने एक नई कैपिटल बनाई जिसका नाम था गंगईकोंड चोलपुरम. द चोला किंग्स आफ्टर राजेंद्र फर्स्ट वर वीक. लेकिन राजेंद्र फर्स्ट के बाद जो जितने भी चोला रूलर्स आए वो बहुत वीक थे, बहुत कमज़ोर थे और इस वजह से धीरे धीरे करके राजेंद्र सेकेंड जो था उसके टाइम तक पूरे एम्पायर का, चोला एम्पायर का डाउनफॉल हो गया, पतन हो गया, यानी कि ये खत्म हो गया. तो राजेंद्र सेकेंड वॉज द लास्ट रूलर. चोलों का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था? जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी उसमें किंग सबसे ज़्यादा बड़ा होता था, हेड होता था उसका. किंगडम 6 प्रोविंसेस में डिवाइडेड था जिन्हें मंडलम्स कहा जाता था और हर मंडलम के लिए अलग अलग गवर्नर देखभाल करने के लिए नियुक्त किया जाता था. प्रोविंसेस का मतलब होता है प्रांत. जैसे आज हमारी कंट्री अलग अलग स्टेट्स में बटी हुई है, वैसे ही चोला जो एम्पायर था, किंगडम था, वो भी अलग अलग प्रांतों में बटा हुआ था जिन्हें मंडलम कहते थे. और हर मंडलम वेलांडस यानी कि डिस्ट्रिक्ट्स में बटा हुआ था और इन डिस्ट्रिक्ट्स में बहुत सारे गांव भी होते थे. इकोनॉमिक कंडीशन कैसी थी इस एम्पायर की? जो मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू था, टैक्स कहाँ से आता था इनके पास? लैंड और ट्रेड टैक्सेस से, जो ज़मीन का जो कर होता था उससे, और ट्रेड करने पर टैक्स लगता था उससे. चोला रूलर्स ने एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ट्रेड को, दोनों ही व्यापार को एनकरेज किया, बढ़ावा दिया. एक्सटर्नल ट्रेड मतलब दूसरी कंट्रीज से व्यापार, दूसरे किंगडम से व्यापार, और इंटरनल ट्रेड मतलब अपनी ही कंट्री में व्यापार करना. तो दोनों ही बहुत ज़्यादा इस टाइम अच्छे थे. टैक्स फ्री लैंड वॉज नोन एज ब्रह्मदेय विच वॉज गिवन टू ब्राह्मण्स. तो एक ब्राह्मण्स को ये जो रूलर्स थे वो ब्रह्मदेय नाम का फ्री लैंड देते थे, यानी कि वो राजा की तरफ से ब्राह्मणों को गिफ्ट होता था, उसके ऊपर उनको कोई टैक्स नहीं लगता था, तो उसको बोलते थे ब्रह्मदेय. एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन. एग्रीकल्चर मतलब खेती और इरिगेशन मतलब
खेतों में पानी डालना, सिंचाई करना। तो जिन एरियाज़ में इरिगेशन पॉसिबल नहीं था, पानी के कोई साधन नहीं थे, तो ऐसे एरियाज़ में चोला रूलर्स ने बहुत सारे टैंक्स या फिर बावड़ियाँ बनवाई और इन्होंने बहुत ज़्यादा इरिगेशन पर ध्यान दिया। गवर्नमेंट ने फिक्स किया अपना लैंड रेवेन्यू का शेयर लैंड के बेसिस पर। जैसे अगर कभी बारिश नहीं आई या फिर किसी की फसल खराब हो गई किसी कारण से, तो जो लैंड रेवेन्यू होता था, जो ज़मीन के ऊपर जो टैक्स लगता था, वो हटा दिया जाता था, उस साल नहीं लिया जाता था। आर्किटेक्चर, चोला एम्पायर के टाइम में, रेन में बहुत सारे टेम्पल्स बनाए गए थे, बहुत सारे मंदिर बनाए गए थे। सबसे फेमस जो टेम्पल था वो था बृहदेश्वरा टेम्पल, जो कि तंजौर उनकी कैपिटल में था और 11वीं सेंचुरी में राजा फर्स्ट ने इसे बनवाया था। और ये शिव मंदिर है, शिव को डेडिकेटेड है। जो चोल क्राफ्ट्समैन थे, यानी उस टाइम के जो कारीगर थे, उन्हें पत्थरों से और ब्रोंज यानी कि कांसे से गॉड्स और गॉडेसेस के, देवी देवताओं के इमेजेस यानी मूर्तियाँ बनाना आता था। फॉर एग्जाम्पल बहुत सारी हमें ब्रोंज इमेजेस मिली है, ब्रोंज की मूर्तियाँ मिली है लॉर्ड शिव की, जो कि नटराज के फॉर्म में है, यानी डांसिंग फॉर्म में है। कंक्लूजन, अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम हमारी कंट्री में कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी। पॉलिटिकल यूनिटी तब होती है किसी भी कंट्री में जब पूरी कंट्री किसी एक के द्वारा शासन की जाती हो, सिर्फ एक ही गवर्निंग अथॉरिटी होती है, तो होती है पॉलिटिकल यूनिटी। लेकिन क्योंकि नॉर्दर्न इंडिया में बहुत सारे छोटे छोटे किंगडम्स आपस में रूल कर रहे थे और वो आपस में लड़ते रहते थे एक दूसरे के ऊपर कब्जा करने के लिए, तो इसीलिए उस टाइम कोई पॉलिटिकल यूनिटी नहीं थी, कोई एकता नहीं थी। और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया, एडवांटेज उठाया इन्वेडर्स ने, जो बाहर से जो हमें लूटने आए थे, उन्होंने फ़ायदा उठाया, बहुत सारा वो पैसा लूट के गए, सोना लूट के गए और उन्होंने इंडिया में अपने आप को एस्टैब्लिश भी कर दिया। वो इंडिया में आकर शासन भी करने लग गए। नाउ एक्सरसाइज, फिल इन द ब्लैंक्स। राज तरंगिणी इज अ बायोग्राफी ऑफ डैश। राज तरंगिणी किसकी बायोग्राफी है, किसके बारे में हमें बताती है? किंग ऑफ कश्मीर, कश्मीर के राजा के बारे में। डैश वॉज अ ग्रेट स्कॉलर सेंट टू इंडिया ड्यूरिंग द रूल ऑफ महमूद ऑफ गजनी। तो महमूद ऑफ गजनी के टाइम में कौन से स्कॉलर को, कौन से विद्वान को इंडिया में भेजा गया था? अल बरूनी। डैश वॉज डिफीटेड बाय पृथ्वीराज चौहान थर्ड ड्यूरिंग द फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन। फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन में पृथ्वीराज चौहान ने किसे हराया था? मोहम्मद घोरी को। चोला डायनेस्टी जो कि 9th सेंचुरी एडी में एस्टैब्लिश हुई थी, उसके फाउंडर कौन थे? विजयालया। चोला रूलर्स के जो प्रोविंसेस होते थे, प्रांत होते थे, उन्हें क्या कहा जाता था? मंडलम। आंसर इन वन वर्ड, नेम वन एरिया रूल्ड बाय द पालाज इन द अर्ली मेडिवल पीरियड। तो जो पाल रूलर्स थे, जो कि नॉर्दर्न इंडिया में रूल करते थे, वो कौन से एरिया में रूल करते थे? अब हमें सिर्फ एक ही एरिया बताना है, तो वो बंगाल और बिहार दोनों एरियाज में रूल करते थे, तो आपको दोनों में से कोई एक लिखना है। हु रूल्ड द डेक्कन एरिया इन द 8th सेंचुरी एडी? 8th सेंचुरी एडी में जो डेक्कन पार्ट था, यानी महाराष्ट्र और उसके आसपास का जो पार्ट था, वहाँ पर कौन रूल करता था? राष्ट्रकूटा। हु वॉज द फेमस रूलर ऑफ द चाहमनास? चाहमना या फिर चौहान्स में सबसे फेमस रूलर कौन था? पृथ्वीराज चौहान थर्ड। Who was the founder of the Chol dynasty? चोल डायनेस्टी के फाउंडर विजयालया। अंडर विच रूलर वॉज द बृहदेश्वरा टेम्पल बिल्ट? बृहदेश्वरा टेम्पल किसने बनवाया था? राजा फर्स्ट। विच सिस्टम प्रिवेल्ड इन द पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द किंगडम इन द नॉर्थ? तो नॉर्थ में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन के लिए एक नया सिस्टम आया था, उस सिस्टम का नाम था जागीरदारी सिस्टम। नेम द स्ट्रगल फॉर्ड बिटवीन पालास, प्रतिहार्स एंड राष्ट्रकूटास। इन तीनों डायनेस्टीज के बीच में जो लड़ाई हुई थी बहुत सालों तक, उस स्ट्रगल का नाम क्या है? उस लड़ाई का नाम क्या है? द ट्राइपर्टाइट स्ट्रगल, जो कि उन्होंने कन्नौज के लिए लड़ा था। तो ये आपको एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है, बुक में भी, कॉपी में भी, और क्वेश्चन आंसर्स भी लिखने हैं।